हाँ जी, तो नमस्कार जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गई। तो आप सभी के लिए एक अपडेट है भाई, अभी सामने आई है निकल कर। अभी कुछ ही देर पहले RMSSB लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के एडमिट कार्ड है जो जारी हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो आप अपनी SSO ID ओपन कीजिए, अपनी SSO ID का ID पासवर्ड लगाइए, कैप्चा कोड लगाइए, उसके बाद में उसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर लैब असिस्टेंट का आपका एडमिट कार्ड होगा, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए और उसके जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को और अपने एग्जाम को अच्छे से देकर आइए। वो कहते हैं ना कि ध्यान से भरना इन काले गोलों को, यह आपकी किस्मत चमकाने का हुनर रखती है। आपकी सारी थकान, सारा दर्द एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो अपनी ये एग्जाम को अच्छे से करके आइए भाई, सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए अपने आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक है अपना वही केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ये छोटा सा टॉपिक है भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, हल्का फुल्का सा है। इसकी एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में से, वो देख लेते हैं। चलिए करते हैं शुरू। सहजातीय श्रेणी, कौन सी? सहजातीय श्रेणी। तो ये कार्बनिक रसायन विज्ञान का टॉपिक है। तो सहजातीय श्रेणी, नाम से ही पता लग रहा है, सह का मतलब समान और जातीय का मतलब जाति। अब ये जाति वो जाति नहीं है अभी, बायोलॉजी वाली या सामान्य वाली अलग है ये। तो पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें एक ही अभिक्रियाशील मूलक होता है। इस बात का मतलब क्या है कि कार्बनिक यौगिक, आपने कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक, अब कार्बनिक यौगिकों की चाहे आप कितनी लंबी श्रेणी ले लो, उन सभी पर एक ही मूलक हो। कौन सा हो? एक समान मूलक, एक समान मूलक हो या एक ही मूलक हो, तो उसे बोलते हैं सहजातीय श्रेणी। चलिए इस बात को समझते हैं कैसे। अब आपको पता है कि ये है CH3, ये CH3CH2, ये CH3CH2CH2, ये CH3CH2CH2 और CH2। ये मैथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है, ये ब्यूटिल है। इसके आगे मैं एक अपना अभिक्रियाशील मूलक लगा देता हूं OH। हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं ना इस OH को, कल वाली क्लास में बताया था। तो देखो ये क्या बन गया? मेथेनॉल। क्या बन गया ये? मेथेनॉल। ये क्या बन गया? एथेनॉल। ये क्या बन गया? प्रोपेनॉल। और ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। ठीक है, पहली लाइन का मतलब तो यही है कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी। तो ये सारी श्रेणी होगी, एक ही अभिक्रियाशील मूलक होता है। सभी पर क्या है? एक ही अभिक्रियाशील मूलक। यानी कि ये अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? OH। यहां भी OH, यहां भी OH और यहां भी OH। तो ये एक ही अभिक्रियाशील मूलक होता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड अब क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे आपके कंपाउंड आएंगे सहजातीय श्रेणी में आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रासायनिक गुण व संरचना में समानता होती है। अब रासायनिक गुण भी समान होंगे, ये भी अल्कोहलिक है, ये भी अल्कोहलिक है, ये भी अल्कोहलिक है और ये भी अल्कोहलिक है। संरचना भी समान होगी इनकी। तो रासायनिक गुण व रासायनिक संरचना भी इनकी समान होती है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 होता है। अब देखो, दो क्रमागत है, यानी कि एक नंबर में इसको मान लो, दो नंबर इसको मान लो। यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2। यहां के शुरुआती में CH3 है, अंतिम में CH2 है। तो इसके बीच ये क्रमागत है ना, तो इसके बीच में CH2 होगा। तो सहजातीय श्रेणी की एक खास बात ये होगी कि दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 होगा, एक CH2 होगा दो क्रमागत के बीच में। इसमें देख लो एक, और इसमें CH2 यहां पर हो गया, तो यहां पर कितने हैं? एक है, तो यहां पर दो हो जाएंगे, यानी कि एक अतिरिक्त हो जाएगा। तो दो क्रमागत श्रेणियों के बीच में एक CH2 एक्स्ट्रा होगा।
ये बात ये कहना जाता है। और यह परिघटना क्या कहलाती है? आपकी सहजातीयता कहलाती है। यह परिघटना आपकी क्या कहलाती है? सहजातीयता कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट करते हैं फिर इसको दोबारा। सहजातीय श्रेणी का द्वारा मतलब समझा देता हूं आपको। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें एक ही अभिक्रियाशील मूलक होता है। एक ही अभिक्रियाशील मूलक हो गया सर। रासायनिक गुण व संरचना समान होती है, बिल्कुल हो गई। दो क्रमागतों के बीच में CH2 ग्रुप हो गया। इस परिघटना को सहजातीयता कहते हैं। एग्जांपल आप एल्केन ले सकते हो, एल्कोहल ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो। तो एल्केन भी मैंने आपको बता दिया, ये वाले एल्केन होते हैं और इस पे आगे OH मुंह लगा दिया तो ये एल्कोहल हो गए। ठीक है, अब आगे एक सहजातीय श्रेणी के किसी भी एक सदस्य का अणुभार उसके पास वाले सदस्य के अणुभार से 12 OMW का अंतर होता है। लो जी, इस बात को समझते हैं। ये कहना चाहता है कि एक ये कंपाउंड है, एक ये है। अब इसका जो अणुभार है, इसका जो अणुभार और इसका जो अणुभार है, एक और दो के अणुभार में अंतर कितना होगा? वो अंतर होगा 12 OMW। 12 AMW या OMW इसका अणुभार होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका अंतर होता है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें समझने वाली। ये अपनी सहजातीयता कंप्लीट हो गई। अगला है बहुलकीकरण। कौन सा है? बहुलकीकरण। बहुलक का मतलब होता है एक से ज्यादा। बहुलक का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। मतलब आप एक छोटे छोटे कणों को लेकर एक बड़ा कण बनाते हो, या एक छोटे छोटे अणुओं को लेकर आप बड़ा अणु बनाते हो, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है बहुलकीकरण। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं भी बहुलकीकरण को। बहुलकीकरण क्या कहता है कि किसी यौगिक के, कोई भी यौगिक है, दो या दो से अधिक अणु गुण मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक, कोई भी आप यौगिक ले लो, यौगिक मान लीजिए आपने X यौगिक ले लिया, दूसरा X यौगिक ले लिया, तीसरा X यौगिक ले। अब ये भी अणु है, ये भी अणु है और ये भी अणु है। ये तीनों मिलकर NX अणु का, एक बड़े NX अणु का निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बहुलक। बहु का मतलब ज्यादा, जिसको आप पॉलीमर बोलते हो, इसको पॉलीमर से याद रखो। पॉलीमर, पॉली का मतलब ज्यादा होता है ना, पॉलीमर भी आप इसको बोल सकते हो। तो किसी यौगिक के किसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु गुण मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाते हैं। तो और उस यौगिक को बोलते हैं बहुलक। देखो कैसे, 3C2H2, यानी कि आपने तीन अणु ले लिए इसके C2H2 के, कितने? तीन अणु। इसको तांबे की नली को लाल तप्त किया, तीन अणु किसके लिए? एथिलीन के, एथाइलिन के तीन अणु लिए। ठीक है, किसके लिए? एथाइलिन के, एथाइलिन के तीन अणु लिए और उसको आपको तांबे की नली में आपने प्रवाहित करवाया। तो आपने एक बड़ा अणु बना लिया C6H6। C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन। किसको बना लिया? बेंजीन बना लिया। तो बेंजीन एक अलग बहुलक है ना? इस तरीके से आप बना सकते हो। ये भी एक बड़ा अणु है, ये छोटे अणु है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। कौन? बहुलक। उत्क्रमणीय का मतलब आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। बहुलक से आप एकलक इकाइयां बना सकते हो। बहुलक से आप क्या बना सकते हो? एकलक इकाइयां बना सकते हो। ठीक है, बहुलक का अणुभार आणविक यौगिकों के अणुभार के पुनंत गुणज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक एकलक है, इसका अणुभार और इसका अणुभार मल्टीपल होगा एक दूसरे का। क्या होगा? मल्टीपल होगा। यानी कि इसका अणुभार अगर 2 है ना, तो इसका अणुभार 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल होगा। कार्बन परमाणु नया बंध नहीं बनाते। कार्बन परमाणु कोई भी नया बंध नहीं बनाएंगे, नया बंध नहीं बनाएंगे। बस आपस में एक अणु मिलकर दो जुड़ जाएंगे, मतलब छोटे अणु होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और एक बड़े अणु बना देंगे। बस इतनी सी बात है बहुलक। ठीक है, जल व अन्य छोटे अणु को मुक्त नहीं होंगे। अब नए बंध नहीं बनेंगे तो फिर दूसरे अणु मुक्त कहां से होंगे? अणु तो तब मुक्त होते हैं ना जब कोई नया बंध बनता है, पुराना बंध टूटता है, तभी कोई कुछ ना कुछ बाहर निकलता है, कुछ ना कुछ ऐड होता है। इसमें अच्छा कुछ नहीं होता।
ठीक है, तो कोई भी नई चीज बाहर नहीं निकलती। कुछ एग्जांपल्स हैं भाई, यहां से क्वेश्चन फंस सकता है, आप इसको थोड़ा देख लें। इसमें कोई वो समझाने वाली इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। पॉलीथीन सभी ने देखी है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन की एथिलीन इकाई एकलक, ये यहां पर मैंने लिखी है एकलक इकाई, यहां पर बहुलक और यहां पर उपयोग। तो एथिलीन C2CH2CH2 डबल बॉन्ड है, तो एथिलीन, एथिलीन के अगर हम n अणु लें, कितने n अणु लें, इसको आपस में जोड़ दें बहुत सारे अणे, तो पॉलीथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन, जिसको हम थैली बनाने में, ट्यूब बनाने में, पैकिंग में उपयोग करते हैं। बस अब स्टाइरिन, स्टाइरिन C6H5CH2 पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन एक लगी का ही है, पॉली का मतलब एक से दो से ज्यादा, तो पॉलीस्टाइरिन। रेडियो के कवर बनाने में, टीवी के कैबिन बनाने में, आजकल तो टीवी नहीं देखते होंगे या बहुत कम देखते होगा, टीवी का बड़े बड़े बॉक्स आते हैं जिसमें टीवी बॉक्स होता है, ठीक है, तो वो टीवी का कैबिन बनाने में और रेडियो कैबिन बनाने में पॉलीस्टाइरिन का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग याद रख लेना बस आप। प्रोफाइलिन CH3CH2 पॉलीप्रोफाइल, ट्यूब बनाने में। टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि CF2CF2, चार, टेट्रा का मतलब चार, फ्लोरोएथिलीन। अब इसको कैसे याद रखोगे? एथिलीन का मतलब डबल बॉन्ड, एथेन का मतलब दो कार्बन, टेट्रा का मतलब चार, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन के चार। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसके जब n इकाई लोगे तो इसे बोलेंगे टेफ्लॉन। क्या बोलेंगे? टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में, नॉन स्टिक का मतलब जिस पर सब्जियां वगैरह नहीं चिपकती हैं, वो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, तो कुकिंग बर्तन बनाने में। उसके बाद में CH2CHCl पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, केबल बनाने में, PVC पाइप बनाने में, है ना। इसके बाद में है नायलॉन, वस्त्र बनाने में, और टेरिलिन वस्त्र बनाने में। बस याद रखना है, कुछ नहीं करना। अगला है समाव्यवता, ये याद रखने वाली बात है, कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल से एक आधा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने हल्का फुल्का आपको करवा दिया। पिछली क्लास देखोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं, परंतु अणु में परमाणु की व्यवस्था अलग होती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे यौगिक होते हैं कुछ जिनके अणु सूत्र तो क्या होंगे? समान होंगे। अणु सूत्र क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन उनकी संरचना क्या होगी? संरचना में जब परमाणु व्यवस्थित होंगे तो वो थोड़े अलग टाइप से होंगे, तो उसे बोलेंगे समाव्यवता। देखो भाई, कल भी मैंने करवाया था आपको, अगर याद हो तो। कैसे सर, दोबारा बताओ एग्जांपल समाव्यवता का। C2 नहीं, C4H10, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं सर। चलो बनाओ ब्यूटेन। चार कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, CH3 CH2 CH2 CH3 हो गए सर। इसको तो मैं एक तरीके से और बना सकता हूं, कैसे बना सकते हो? बना दो भाई सर, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हो। 3 और 3 6, 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखो 3 3 6 3 9 और एक 10 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर कार्बन की व्यवस्था बदल गई, ये व्यवस्था बदल गई। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं समाव्यवता। अब समाव्यवता दो प्रकार की होती है, एक तो संरचनात्मक, संरचना में अंतर होने के कारण, यानी कि संरचना में अंतर होने के कारण जैसे ये है। दूसरी होती है त्रिविमीय, कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में उपस्थित परमाणु व मूलक में विन्यास विभिन्नता के कारण, मूलकों में विन्यास की विभिन्नता हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे त्रिविमीय। जब आपको अब 11th-12th का बड़ी क्वेश्चन करते हैं ना, वहां पर ये चीजें आपको समझाई जाती है। अभी आप सिर्फ दो प्रकार ध्यान में रखो, संरचनात्मक और त्रिविमीय। उसके बाद में है भंजन, तो उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन को तार द्वारा निम्न अणुभार वाले अणुओं में तोड़ने की क्रिया। कुछ नहीं करना, हाइड्रोकार्बन बड़े बड़े अणु हैं, उसको छोटे अणुओं में तोड़ दो तार द्वारा, बस, तो वो हो जाएगा भंजन। जैसे डेकेन, C10H22, इसको बोलते हैं डिकेन। इसको आप तोड़ोगे C8H18 C2H6, यानी कि ऑक्टेन और एथेन में, तो ये हो जाएगा आपका भंजन। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। फटाफट एक बार और बता देता हूं। सजातीय श्रेणी में क्या होता है? एक ही अभिक्रियाशील मूलक होगा, रासायनिक गुण समान होंगे, संरचना भी समान होगी,
दो क्रमागत सदस्यों में CH2 होगा, एल्केन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। अणु भार में OW12 और MW का अंतर होगा। बहुलकीकरण क्या होता है? दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जैसे बेंजीन का निर्माण। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अणु भार पूर्ण गुणज होते हैं, कार्बन नया बंध नहीं बताते, कोई नया यौगिक नहीं बनता। ये मैंने आपको करवाई दिया। समव्यवस्था में N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। बस, तो ये होती है अपनी क्लास कंप्लीट। कल अपने करेंगे किसका टॉपिक? बायोलॉजी का। किसका? बायोलॉजी का टॉपिक करेंगे। और बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा अपना पोषण। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वहां पर ये चीज आपको और समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां पर अपने कार्बोहाइड्रेट उसकी बात करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर भी अगर आपको लैब असिस्टेंट से संबंधित, वो मैंने सारी आपको शुरू में जानकारी दे दी है, तो उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।